Hello everyone, today we are going to discuss chapter 20 CRPC section 251 to 259 Criminal Procedure Code Trial of Summon Cases by Magistrate। मजिस्ट्रेट के समक्ष समन मामलों का ट्रायल कैसे किया जाता है, ये हम चैप्टर 20 में सेक्शन 251 से लेके 259 तक में आज हम बात करेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि अभियोग का सारांश बताया जाना। 251 अभियोग का सारांश बताया जाना, जब कोई अक्यूज्ड पर्सन मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है या लाया जाता है, तब उसे मजिस्ट्रेट द्वारा बताया जाएगा कि तुम्हारे ऊपर कौन सा अभियोग लगाया गया है या कौन सा मामला अधिरोपित किया गया है। लेकिन याद रखिएगा, समन केस में आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है। जैसे हमने 3 ट्रायल पहले भी पढ़े हैं, जैसे सेशन ट्रायल हो गया, मजिस्ट्रेट ट्रायल पुलिस रिपोर्ट पर संसित, मजिस्ट्रेट ट्रायल ऑन कंप्लेंट जो होती है परिवार द्वारा संस्थित। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें देखा था कि उसमें सबसे पहले चार्ज फ्रेम करना उसमें आवश्यक था। परंतु यहाँ पे हम समन ट्रायल में चार्ज फ्रेम करना हमारे लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। कोई अक्यूज्ड पर्सन जब कोर्ट में आता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष जब लाया जाता है, तब उसे उसके ऊपर लगे हुए अभियोग के बारे में सूचना दी जाती है, उसे जानकारी दी जाती है कि तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस लगे हुए हैं। लेकिन उसी में लिखा है 251 में कि यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है, और उसे इसलिए बताया जाता है कि क्या तुम गिल्टी प्ली कर रहे हो, क्या तुम्हारे ऊपर जो अभियोग लगाया गया है उसे स्वीकार कर रहे हो या नहीं। वही 252 बताता है कि जब गिल्टी प्ली करने के लिए उसे 251 में बोला गया, तो अगर वो गिल्टी प्ली कर लेता है तो आगे क्या होगा। तो मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार होगा कि चाहे तो उसके द्वारा जो भी गिल्टी प्ली की गई है उसी के शब्दों में चाहे तो वो स्वविवेकानुसार उसे दोषित करे। और डिस्क्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि मजिस्ट्रेट का डिस्क्रेशन है, वो जरूरी नहीं है कि अगर उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया है अपने अपराध को, तो जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट उस आधार पे उसको गिल्टी ही ठहराए या दोषी ही ठहराए। तो कोर्ट अगर चाहे सर्कमस्टांसेस को देख के, एविडेंसेस को देख के, चाहे तो वो उसको दोषी ना भी ठहराए। और क्योंकि कई बार होता है कि व्यक्ति दबाव में होता है, या फिर वो कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि एक्चुअली में जो अक्यूज्ड नहीं है वो भी किसी व्यक्ति द्वारा भेजा हुआ है, कंपेल करा के कि तुम जाके मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्सेप्ट कर लेना कि तुमने ऑफेंस किया है। भले से वो उस व्यक्ति ने ऑफेंस नहीं किया है, जो उसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने ही ऑफेंस किया है। इसलिए कोर्ट का यहाँ पे डिस्क्रेशन है कि वो चाहे तो गिल्टी उसे दोषसिद्ध करे या ना करे। वही 253 बताता है कि जो छोटे ऑफेंसेस हैं, छोटे ऑफेंसेस में अगर अक्यूज्ड पर्सन गिल्टी प्ली कर लेता है, यानी अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, और वो स्वीकार करने के बाद जो मजिस्ट्रेट ने दंड को स्वीकार कर लिया, इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जो जुर्माना लगाया है उसे बाय पोस्ट भेज देता है, पत्र के माध्यम से अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट कर लेता है, तो या फिर अपने जो उसका वकील है उसके माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहता है, तो वो या तो पत्र को कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, डाक द्वारा जो पत्र भेजा गया उसका एक्सेप्टेंस कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, और जुर्माने को भी उसमें समायोजित कर सकता है उसमें जो अधिरोपित किया था। और इसके बाद अगर वो अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाह रहा है तो वो भी उपस्थित हो सकता है। ऐसा भी प्रोविजन है सब क्लॉज 253 में। फिर 254 है। 254 में बताया गया है कि प्रक्रिया जब दोषसिद्ध ना किया जाए, अब मजिस्ट्रेट अगर 252 और 253 के अकॉर्डिंग उस अक्यूज्ड को दोषसिद्ध नहीं करता है, तब क्या करेगा। तब दोनों पार्टीज को, इधर प्रोसिक्यूशन को भी और इधर अक्यूज्ड को भी बोल दिया जाएगा कि अपने अपने फेवर में आप अपना एविडेंस लाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करो, अपने जो विटनेसेस है उन्हें बुलाना चाहो तो मैं उन्हें समन भी भेज सकता हूँ, खर्चे वर्चे दे दो। तो ये सब कराने के बाद सारे एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा कोर्ट, और आगे प्रोसीजर ऐसे चलेगा जैसे जनरली चलता है। इसके बाद दोष मुक्ति या दोष सिद्धि।
अब प्रक्रिया 254 में फॉलो हो गई है। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, या तो जजमेंट में या तो एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है। तो 255 बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट को सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, एविडेंसेस को इंक्वायरी करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद पता चलता है कि अक्यूज्ड के ऊपर जो चार्जेस हैं, जो अभियोग लगाया गया है वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, यानी कि प्रूफ नहीं हो पा रहा है तो उसे वो एक्विटल कर सकता है। और अगर प्रूफ हो जाता है मैटर उसके अगेंस्ट तो वहां पे कन्विक्शन दे सकता है। नेक्स्ट है 256, परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु। कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन किया है वही अगर जो डेट फिक्स की गई है कि उस दिन अक्यूज्ड पर्सन आएगा और कंप्लेनेंट आएगा, उस दिन अक्यूज्ड तो उपस्थित होता है अक्यूज्ड पर्सन, लेकिन जो परिवादी है वो उपस्थित नहीं होता है, तब ये कोर्ट, चाहे कोर्ट का विवेकाधिकार है, चाहे तो वो कोर्ट उसे दोषमुक्त करके और जो केस है उसे डिसमिस कर दे, केस को खारिज कर दे और उस व्यक्ति को दोष मुक्ति का निर्णय उसके फेवर में पारित कर दे। वही इसका इफेक्ट तब भी वही होगा जब कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है। 257 देखेंगे हम, परिवाद को वापस लेना। परिवाद को वापस लेना हम 321 में भी आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ है कि जब ट्रायल चल रहा है इसके बीच में परिवाद अगर वापस लेना चाहे परिवादी तो क्या होगा। तो यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने से पहले, कंप्लेनेंट क्या करता है, वो चाहे एक अक्यूज्ड हो या एक से ज्यादा अक्यूज्ड हो, उनके फेवर में, किसी के भी फेवर में अगर वो परिवाद को वापस लेना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है तो वो कर सकता है। और विड्रॉ करने का परिणाम क्या होगा, उनकी दोष मुक्ति होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम सेक्शन देखेंगे 258। 258 बताता है कि कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर सीजीएम द्वारा की पूर्व सहमति से कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा हो तो उसे अगर लगता है कि कार्यवाही या प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए तो वो स्टॉप कर सकता है। दोनों को ये पावर है। और ये प्रोसीडिंग जो है स्टॉप तब की गई थी जब आपने एविडेंसेस, मजिस्ट्रेट ने एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए थे, तब उसका परिणाम, कार्यवाही रोकने का परिणाम क्या होगा, उस व्यक्ति का, उस अक्यूज्ड का एक्विटल होगा। और वहीं पे अगर एविडेंस रिकॉर्ड करने के पहले की बात है तो वहां पे उस व्यक्ति को अगर इससे पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जो प्रोसीडिंग स्टॉप करने का परिणाम क्या होगा, उन्मोचन होगा या फिर डिस्चार्ज करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 258। कुछ मामलों में कार्यवाही हमने देख लिया 258। नेक्स्ट है 259 कि 259 बताता है कि समन मामलों को वारंट मामलों में कब चेंज किया जाएगा, कब संपरिवर्तित किया जाएगा। तो जब कार्यवाही समन केस के आधार पे चल रही है और जो उसकी सजा है समन केस में 6 महीने या उससे ज्यादा की दी गई है और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि समन को वो व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है और केस ऐसा है कि उसमें वारंट इश्यू करना या वारंट मामलों के आधार पर ट्रायल करना जरूरी है, न्याय के उद्देश्य से जरूरी है, जस्टिस तक पहुंचने के लिए जरूरी है, तो वहां पे कोर्ट को ये पावर है कि समन के जगह पे या फिर समन केसेस को वारंट केसेस में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहे तो आई बटन को क्लिक करके, सॉरी इसको